अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपने माइक ऑडियो ऑफ कर दें। हमजा बिन आशिर, ऑडियो ऑफ करें। ये सबसे पहले कोई क्वेश्चन करना चाहे तो आप कर सकते हैं। यानी स्टूडेंट, तो लास्ट लेक्चर हमने कैश फ्लो का पढ़ा था। क्वेश्चंस जो है उनमें कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, वो डिस्कस कर लें। तो कभी कुछ मैसेज भी आ रहे थे क्वेश्चंस के, तो वो आप मुझसे पूछ रहे हैं। सर जो आपने टेक्स्ट एक्सप्लेन किया था वो दोबारा आप बता दें। कि मैं डेफर टेक्स को कर देता हूँ। जी बिल्कुल, मैं कर देता हूँ। देखें, बेसिकली हमारा बेशक डेफर टेक्स हमारे सिलेबस में नहीं है, ये एफर 2 से शुरू होता है, लेकिन क्वेश्चंस में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें दो चीजें होती हैं टैक्सेशन में। एक होता है डेफर टैक्स, इसका भी ये डेफर टैक्स जो है ना, ये सम टाइम लाइबिलिटी होती है और सम टाइम एसेट होता है। ठीक है, और दूसरा होता है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, और ये हमेशा लाइबिलिटी होती है, प्रोविजन है। ठीक है, अच्छा अब जैसे अगर ये दोनों आ जाएंगे ना, दोनों टैक्स, तो आपने करना क्या है कि इनके कॉम्बिनेशन में आपने बनाना है। कॉम्बिनेशन से मतलब क्या है, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूं, जो आपने क्वेश्चन किया था उसी को सामने रखते हुए। जी, वो मैं क्वेश्चन जरा ओपन कर लूं जो आपने ये किया था, बुक का क्वेश्चन था, उसमें एक स्क्रीन शेयर की थी किसी स्टूडेंट ने, वो देखिएगा। इसमें हम अकाउंट बनाएंगे टैक्सेशन का। अच्छा, अब टैक्सेशन में ओपनिंग बैलेंस जो है इन दोनों का लेके आऊंगा। अब प्रोविजन फॉर टैक्स जो है, इसका ओपनिंग बैलेंस यहां लाऊंगा। ये चूंकि लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर आता है, और ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, जो आपने मुझे स्क्रीनशॉट दिया था। ये क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 1 में ये है आपका टोटल प्रोविजन फॉर टैक्स 8000 ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, इसी तरह मैं डेफर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस लूंगा। जरा डेफर टैक्स को देखें तो डेफर टैक्स लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, लेकिन एसेट का ओपनिंग बैलेंस नहीं आ रहा। तो मैं लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस यहां लिखूंगा डेफर टैक्स का। वैसे तो ऐड करके लिखेंगे, लेकिन अभी मैं दोनों को अलग शो कर रहा हूं। इस टैक्स को कहते हैं करंट टैक्स और इसको कहते हैं डेफर्ड, तो दोनों को आप प्लस कर सकते हैं। और इसका ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 6000। ठीक है जी, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब मैं जरा पहले क्लोजिंग बैलेंस में जाता हूँ। अब इसी तरह क्लोजिंग बैलेंस लिखूंगा प्रोविजन फॉर टैक्स का। प्रोविजन फॉर टैक्स लाइबिलिटी है, इसका क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट जो क्लोजिंग बैलेंस हमेशा आपको पता है डेबिट साइड पे लिखा जाता है। ये सीडी बैलेंस है करंट टैक्स का, और ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर 10,000। इसी तरह आप डेफर टैक्स में आते हैं। डेफर टैक्स का क्लोजिंग बैलेंस लाइबिलिटी का कोई नहीं है, लेकिन एसेट का है, और एसेट चूंकि डेबिट होता है तो उसका क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, बैलेंस सीडी। और ये डेफर टैक्स का बैलेंस है, और ये एसेट है, और इसका बैलेंस दिया हुआ है 8500। ये इस तरीके से आप बैलेंस पुट करोगे। अच्छा, उसके बाद दो चीजें और आएंगी, यहां टैक्स एक्सपेंस और यहां पर कैश। अब इनमें से जो चीज फाइंड करनी है वो एक गिवन होगी, एक फाइंड करनी है। अगर ये गिवन है तो मैं कैश निकाल लूंगा, कैश गिवन है तो मैं टैक्स एक्सपेंस निकाल लूंगा। सिर्फ मैंने इस लेजर में आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस पुट करके दिखा दिया कि कैसे आपने इसको सॉल्व करना है। ये आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 है और पेज नंबर 81। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? जी स्टूडेंट्स, और कोई क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो मैं स्टार्ट लूं डायरेक्ट मेथड। ओके, आज हम स्टार्ट लेंगे। IAS 7 में हमने दो मेथड पढ़े थे, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। पहले हमने डिस्कस किया इनडायरेक्ट मेथड, अब हम डायरेक्ट मेथड की तरफ मूव करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर कि जो हमारी कैश फ्लो है उसके अंदर तीन एलिमेंट्स होते हैं, तीन एक्टिविटीज होती हैं जो हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट इज ऑपरेटिंग,
सेकंड इन्वेस्टिंग, थर्ड फाइनेंसिंग। जब हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं तो सिर्फ ऑपरेटिंग चेंज होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसमें दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेकिन जहां तक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो या फाइनेंसिंग, इसमें कोई फर्क नहीं आना, चाहे मेथड डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। याद रखिएगा इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग ऑलरेडी डायरेक्ट मेथड होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट का लॉजिक ये है कि कितना कैश इन हो रहा है और कितना कैश आउट हो रहा है, बस वो शो कीजिएगा। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि प्रॉफिट को लेकर कैश में कन्वर्ट करना, यानी इनडायरेक्ट मेथड में जो हम कर चुके हैं, हम प्रॉफिट को कन्वर्ट करते हैं, प्रॉफिट वाज कन्वर्टेड इनटू कैश, इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट कहते हैं, इनटू कैश। लेकिन डायरेक्ट मेथड में मैं क्या करूंगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सिंपली देखूंगा कितना कैश आ रहा है और कितना कैश आउट हो रहा है, बस सिंपली, और कहां कहां से हो रहा है। इसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी है, लेजर्स बनाने हैं, वो आपने अंडरस्टैंड करने हैं, ठीक है जी। अब मैं डायरेक्ट मेथड में आपको एक फॉर्मेट बताने लगा हूं। पहले हम फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे जिस तरह हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था इनडायरेक्ट, और साथ साथ उसकी वर्किंग को भी डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए इसमें आपने हमेशा जब भी डायरेक्ट मेथड शुरू करना है, इनकम स्टेटमेंट को माइंड में रखना है। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहली चीज क्या होती है हमारी, सेल्स या रेवेन्यू, ठीक है। तो मैं पहले सबसे पहले क्या लिखूंगा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, फ्रॉम कस्टमर्स, कि आपने कस्टमर से कितना कैश रिसीव किया है। अब देखें ये सारी की सारी सेल जो आपने इनकम स्टेटमेंट में की है, इसमें दो किस्म की सेल होती है, कैश प्लस क्रेडिट। जबकि यहां मुझे सिर्फ कौन सी चीज लेके आनी है, जो सिर्फ कैश हो, यानी इट मींस कि मुझे दो चीजें यहां लेकर आनी है, एक कैश सेल और एक कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स। तो अब इसके लिए हमें पहली वर्किंग बनानी पड़ती है, जो कि यकीनन क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होता। अब ये वर्किंग में हम अकाउंट बनाते हैं ट्रेड रिसीवेबल का, जिसको अकाउंट्स रिसीवेबल भी कहते हैं, डेटर्स अकाउंट, इसको डेटर्स भी कहते हैं। अब इसके लेजर में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, देखें डेटर्स हमारा एसेट है, और एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। और मैं यहाँ जितनी वैल्यूज आपके सामने लिख रहा हूँ, वैल्यूज तो नहीं लिख रहा, मतलब जो भी आपकी आइटम्स लिख रहा हूँ, ये याद रखिएगा ये मैक्सिमम है जो इसमें आ सकती हैं, ठीक है। आपके कोर्स के कॉन्टेक्स्ट में मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर आपकी आएगी सेल्स। अच्छा, अब नॉर्मली तो हम क्रेडिट सेल्स लेते हैं या टोटल सेल भी ले सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली इसका इफेक्ट कैश पे आ जाएगा, हमें तो कैश चाहिए ना, तो हम सेल्स यहाँ ले आएंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, जैसे ये इनकम स्टेटमेंट में गिवन है, यही फिगर उठाकर मैं यहाँ ले आऊंगा। इसमें कैश सेल भी आ गई और इसमें क्रेडिट सेल भी आ चुकी है, ठीक है। अब क्रेडिट साइड पे फर्दर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, देखिए सबसे पहले तो मैं वही लिखूंगा कैश, और याद रखिएगा यही मेरी बैलेंसिंग फिगर है जो मैंने फाइंड करना है। इसके अलावा अगर आपने डेटर्स को कोई डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट अलाउड जो है वो भी मेरा क्रेडिट साइड पर आएगा। अगर कोई आपके बेड्स हुए हैं, वो भी आपका क्रेडिट साइड पे आएगा। अगर आपकी सेल्स रिटर्न्स हुई हैं, वो भी आपका डेटर्स की क्रेडिट साइड पर आएगा। ये आप इंट्रो लेवल में पढ़ भी चुके हो लेजर। अगर आपकी कॉन्ट्रा सेटलमेंट हो, कॉन्ट्रा सेटलमेंट हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, आप लोग पढ़ चुके हैं, अकाउंट्स पेएबल या क्रेडिटर के अगेंस्ट, एक ही कस्टमर, एक ही पर्सन जो कस्टमर भी है और सप्लायर भी है, तो उसका जो बैलेंस है वो आपस में सेट ऑफ करते हैं, ये कॉन्ट्रा सेटलमेंट आ गई। और उसके बाद फिर मैं लिख दूंगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। अब ये सारी वैल्यूज लिखने के बाद आप देख सकते हो कि ये मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आ गया, और इस बैलेंसिंग फिगर को
मैं यहां पर ले आऊंगा प्लस में, कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स। ठीक है जी। अब इस वर्किंग में मैं फर्दर एक चीज बता दूं, इसमें दो तरीकों से बनाई जाती है। नंबर वन कि अगर आप यहाँ सेल में सिर्फ क्रेडिट सेल लेते हैं तो जो आंसर आएगा ये वाला, ये कहलाएगा कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स डेटर्स, और इसमें फिर आपको कैश सेल प्लस करनी पड़ेगी, तब ये आंसर बनेगा। दूसरा तरीका जो मैंने आपके सामने किया, इसमें आप डिस्टिंग्विश मत करें कि ये कैश है या क्रेडिट है, दोनों सेल लें, ऑटोमेटिकली इसका इफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मैं इस हिस्से के लिए एक छोटी सी एग्जांपल बना रहा हूँ, साथ साथ हम एक छोटी छोटी एग्जांपल करते जाएंगे और उसको डिस्कस करते जाएंगे। ये नोट डाउन कीजिएगा, एग्जांपल 1, और यहां लिखिएगा कैलकुलेट कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। अब इसमें हमें उसने दी है सेल्स 100,000, लेकिन ब्रैकेट में वो लिखता है कि 30% इज कैश सेल्स। इसके अलावा फर्दर हमें दे रहा है जी अकाउंट्स रिसीवेबल ओपनिंग 27,000, क्लोजिंग बैलेंस 35,000। फर्दर इंफॉर्मेशन में हमें दे रहा है डिस्काउंट अलाउड 2000। फर्दर हमें बैड डेट्स दिए हैं 3000। इसके अलावा हमें उसने दिया है जी इंक्रीज इन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, ये 1500 है, और सेल्स रिटर्न अगेंस्ट क्रेडिट सेल्स, ये हमें 500 रुपीज उसमें ले। अब हमें वो ये कहता है जी कि कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर निकालें, यानी ये वो इंफॉर्मेशन है जो पूरे क्वेश्चन में से मैंने निकाल के सेपरेट कर ली, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन आपको दिया होगा। ये हम अगली स्लाइड पे इसको ले जाएंगे फॉर्मेट को, इसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि एक एक चीज साथ साथ डिस्कस करना जरूरी है। अब हम यहाँ पर वर्किंग बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं वर्किंग 1, और ये हम बनाएंगे डेटर्स अकाउंट या अकाउंट्स रिसीवेबल। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है, हम सबसे पहले उसको लेकर आते हैं। ओपनिंग बैलेंस देखिएगा हमें कितना गिवन है एज पर क्वेश्चन 27,000। यू कैन सी, इसको टिक लगाता रहूंगा साथ साथ 27,000। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर जैसे मैंने आपको दो मेथड बताए हैं तो मैं दोनों को ही बनाऊंगा। पहले मैं जरा टोटल पे कैलकुलेट कर लूं, जो मैंने आपको रिकमेंड किया है कि मैं सेल्स दूंगा इन रिस्पेक्टिव कैश कितनी है और क्रेडिट कितनी है। ये कितना आ जाएगा जी 100,000, ये 100,000 की आपकी सेल्स आ गई। अच्छा, अब इसमें ऑब्वियसली जितना कैश रिसीव किया वो तो मैंने फाइंड करना है, इसको मैं लिख के छोड़ देता हूं। अब हमें क्या क्या गिवन है क्लोजिंग बैलेंस से पहले, डिस्काउंट अलाउड। अब डिस्काउंट आपने दिया है तो यकीनी बात है डिस्काउंट अलाउड जो है वो आपकी क्रेडिट साइड पे आएगा, इससे डेटर का बैलेंस कम होता है। डिस्काउंट अलाउड हमारे पास है 2000। उसके बाद बैड डेट्स हैं हमारे 3000, हम यहाँ बैड डेट्स लाएंगे 3000।
उसके बाद इंक्रीज इन अलाउंस, इंक्रीज इन अलाउंस ऑलवेज रिमेंबर इसका डेटर्स के लेजर से कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है, ये एक सेपरेट लेजर है, इसका कोई इफेक्ट डेटर्स अकाउंट पर नहीं आएगा। लेकिन जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम शो करते हैं तो ये अलाउंस का जो बैलेंस है वो डेटर्स में से जरूर माइनस होता है, ठीक है। अब इसके बाद सेल रिटर्न, और ये सिर्फ क्रेडिट सेल के अगेंस्ट है, इसको हम लेंगे क्रेडिट सेल को, इसको सेल्स रिटर्न को, और सेल्स रिटर्न है हमारे पास 500। और अब उसके बाद मैं क्लोजिंग बैलेंस लिख लेता हूं जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, बैलेंस कैरी डाउन विच इज इक्वल टू 35,000। ये 35,000 क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ओके, अब इसको टोटल करते हैं। ऑब्वियसली इसके डेबिट साइड ज्यादा है, टोटल में सम में 127,000, यही टोटल यहां लिखा। अब इसकी बैलेंसिंग अमाउंट निकाल लेते हैं, 127,000 माइनस 2,000 माइनस 3,000 माइनस 35,000 और माइनस 500, तो ये बन जाएगा आपका 86,500। ठीक है जी, ये हमारे पास कैश आ गया जो मैं यहां पर कैश फ्लो में ले आऊंगा। इसके अलावा मैंने आपको ऑल्टरनेट मेथड कहा था, ऑल्टरनेट मेथड के लिए ये मैं इसी को यूज कर रहा हूं, जरा देखिएगा। उसमें सिर्फ मैंने चेंज क्या करनी है कि मैंने यहाँ पर 100,000 नहीं लिखना, मैंने सिर्फ क्रेडिट सेल लिखनी है। और क्रेडिट सेल क्वेश्चन में कितनी है, अगर 30% कैश है तो 70% क्रेडिट सेल है, यानी इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर 70,000 लिखूंगा। और जब 70,000 लिखूंगा तो टोटल मेरा 97,000 हो जाएगा, और यहां पर भी 97,000 हो जाएगा, और ये अमाउंट मेरी ऑब्वियसली 56,500 आई। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, यहां इसी से नीचे आप लिखेंगे कैश फ्रॉम डेटर्स, जो ऊपर आपने कैलकुलेट किया, और ये है आपका 56,500, यानी मीन ये वो कैश है जो आपने क्रेडिट सेल के अगेंस्ट रिसीव किया है। और उसके बाद फिर आप कैश सेल्स को भी मेंशन करेंगे, और कैश सेल है मेरे पास 30,000, और ये 30,000 कैसे आया, 100,000 का 30%, तो अमाउंट कितनी आ रही है 86,500। और ये अमाउंट जो है एग्जैक्टली उसी के इक्वल है जो मैंने पहले लेक्चर में बनाई थी। तो ऑलवेज रिमेंबर कि इससे आसान हो जाता है कि अगर हम यहाँ पर सेल में सारी सेल, ये डायरेक्ट वैल्यू निकाल देगा, हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम कैश सेल अलग बनाएं और क्रेडिट सेल सेपरेट लें। ठीक है जी, ये पहली चीज आ गई हमारी कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं फॉर्मेट में, इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट में हमारे पास दूसरी चीज क्या होती है, CGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या चीज आएगी, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किससे रिलेट करती है, ऑब्वियसली परचेज से CGS बनती है। और फिर परचेज हम करते हैं सप्लायर से, और सप्लायर को हमें यहाँ पर कितनी पेमेंट की है सिर्फ वो शो करना है आपने, कैश पेड टू सप्लायर्स। और इसमें दोनों आ जाएंगी परचेजेस, यानी इसमें कैश परचेज भी शामिल होगी, और इसके अंदर आपकी कैश पेड अगेंस्ट क्रेडिट परचेज भी शामिल होगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने आपके सामने कैलकुलेट किया था कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स, जिसमें कैश सेल्स भी शामिल थी और कैश अगेंस्ट क्रेडिट सेल्स भी शामिल था। सेम इसी तरह यहाँ पर क्रेडिट पेड परचेज भी इंक्लूड होगी, और कैश पेड टू सप्लायर अगेंस्ट क्रेडिट परचेज भी शामिल होगी। ठीक है, तो इसके लिए अब मैं नेक्स्ट स्लाइड यूज करूंगा और इसको कंटिन्यू करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। स्लाइड में अब हमें कैसे कैलकुलेट करना है, हमने कैलकुलेट क्या करना है, कैश पेड टू सप्लायर। इसमें अब दो स्टेप होते हैं, ठीक है, चूंकि इसमें क्वेश्चन के अंदर इनकम स्टेटमेंट में हमें दी होती है CGS। ठीक है,
हमने सीजीएस को कन्वर्ट करना होता है परचेज में, ठीक है। पहला स्टेप इसमें ये होता है, स्टेप 1 हम कैलकुलेट करते हैं परचेज, और परचेज कैसे निकलेगी, ठीक है। नॉर्मली देखें क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक एट परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू सीजीएस, ठीक है। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, यानी ये ऊपर लिखता हूं आपको समझाने के लिए, ओपनिंग स्टॉक एट परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू सीजीएस। लेकिन अगर मैं परचेज निकालना चाहता हूं तो सीजीएस वहां जाकर ऐड हो जाएगा और ओपनिंग स्टॉक वहां पर जाकर कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक वहां पर जाकर ऐड हो जाएगा और ओपनिंग स्टॉक इक्वल की दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा। तो लिहाजा परचेज कैसे निकलेगी, पहले स्टेप पे सीजीएस प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है, माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ये आपके पास परचेज आ जाएगी। जब परचेज आ जाएगी, अब आपको परचेज तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए कैश पेड टू सप्लायर। तो अब मैं यहाँ पे अकाउंट्स पेबल का लेजर बनाऊंगा, जिस लेजर को दूसरे लफ्जों में हम क्रेडिटर अकाउंट भी कहते हैं। अच्छा, अब इसमें ऑब्वियसली ये लाइबिलिटी अकाउंट है और इसका ओपनिंग बैलेंस किस साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पर, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। और यहां पर बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब उसके बाद यहां पर हमारे पास परचेज लेनी है, अगेन उसी तरीके से हम यहाँ पर दोनों परचेज ले रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश कितनी है, क्रेडिट कितनी है। ये परचेजेस मैंने अभी पहले स्टेप पे कैलकुलेट की है, ये दूसरा स्टेप है, ये वो है जो आपने स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट की थी। इस अमाउंट को यहाँ ले आएंगे। उसके बाद जितनी कैश डिस्काउंट दिया है, चले हम कैश बाद में लिख लेते हैं, डिस्काउंट रिसीव किया है, उससे आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, वो डेबिट साइड पर आएगा। इसके अलावा परचेज रिटर्न जो है वो आपका आ जाएगा यहां पर। एंड देन फिर हमारे पास कॉन्ट्रा सेटलमेंट, ये जो पिछले लेजर में क्रेडिट साइड पे थी और यहाँ डेबिट साइड पर आएगी, वो अमाउंट आएगी। और फिर चूंकि स्पेस नहीं है मैं नीचे ला रहा हूँ, बैलेंसिंग फिगर जो है वो मेरा कैश आ जाएगा, ये ऊपर लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, कैश पेड टू सप्लायर। अब यहां पर एक चीज बड़ी अहम है, सीजीएस। ये बेशक गिवन है क्वेश्चन में, सीजीएस इज गिवन इन ए क्वेश्चन। लेकिन अगर मैं इसी सीजीएस को लेकर और ये सॉल्व करता हूं और परचेज निकालता हूं और फिर परचेज से कैश निकालता हूं, तो इसमें मिस्टेक के चांसेस रहेंगे। क्यों? क्योंकि सीजीएस में कुछ ऐसा एक्सपेंस भी इंक्लूड हो सकता है जो नॉन कैश हो, और इसमें जो इंक्लूड होता है वो असल में डेप्रिसिएशन होती है। इंट्रो लेवल में हमने डिस्कस किया था कि जो आपके वो एसेट जो आपके मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करते हैं, उस पर जितनी भी डेप्रिसिएशन होती है वो सीजीएस को जाती है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर दी हुई है कि डेप्रिसिएशन इज इन इतनी अमाउंट की डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूड है सीजीएस में, तो फिर मैं अगर सीजीएस से परचेज निकालता हूं तो ये सिर्फ परचेज नहीं है, इस परचेज के अंदर डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड है। और मैं चूंकि इसी परचेज को यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, तो फिर इस मीन जो कैश आपकी अमाउंट निकली है वो तो गलत है, क्योंकि डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट तो कोई पेमेंट नहीं है। तो इसलिए प्लीज ये जो स्टेप 1 है, इसमें जब आपने सीजीएस लानी है तो सीजीएस में आपने पहले डेप्रिसिएशन एज अ नॉन कैश एक्सपेंस आपने पहले लेस करना है। लेस करने के बाद अब जो अमाउंट आएगी वो प्योर सीजीएस है, जो कैश बेस्ड हो सकती है। अब उसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री एडजस्ट करूंगा। अब मैं कह सकता हूं नाउ इट इज वेरी क्लियर कि ये मेरी परचेज आई और इस परचेज को मैं इस अकाउंट लेजर में लेकर आऊंगा और यहां से मैं बैलेंसिंग फिगर कैश का कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है। अब इस पूरी चीज को हम डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल में। एग्जांपल 2,
ठीक है जी। इनकम स्टेटमेंट में वो कहते हैं जी सीजीएस हमें दी हुई है 65,000, ओपनिंग इन्वेंट्री 17,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री 15,000 गिवन। इसके अलावा हमें दिया हुआ है डिस्काउंट रिसीव्ड जो 1200 है। देन हमारे पास गिवन है कॉन्ट्रा सेटलमेंट 2100। उसके बाद परचेज रिटर्न भी हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। ठीक है, ये हमारी परचेज रिटर्न है 700 हमसे। और फिर फर्दर इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन और देता है हमें कि सीजीएस इंक्लूड्स depreciation including depreciation expense of rupees 3,700। और रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की वो हमें कह रहा है जी कि कैलकुलेट करें कैश पेड टू सप्लायर। कैश पेड टू सप्लायर्स। नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, अब हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? सबसे पहले मैं सीजीएस में से माइनस कर दूंगा किस अमाउंट को? डेप्रिसिएशन को, ताकि वो कैश में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेता हूं सीजीएस एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। तो सीजीएस हमें गिवन है 65,000, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है मेरे पास 3,700। तो पहला स्टेप तो ये है कि आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, विच इज इक्वल टू 61,300। ठीक है जी। अब सेकंड स्टेप पे मैं मूव करूंगा और अब मैं परचेज कैलकुलेट करता हूं। अभी आपके सामने मैंने लिखा कि मुझे परचेज के लिए सीजीएस चाहिए, और ये डिस्कशन मैंने यहां की कि इस सीजीएस मुझे वो चाहिए जिसमें नॉन कैश एक्सपेंस शामिल ना हो, सिर्फ कैश बेस्ड हो। ठीक है, अब सीजीएस जो है हमारे पास आ रही है 61,300, सॉरी, जो अभी आपने कैलकुलेट की है। जी, तो सीजीएस अभी कैलकुलेट की है हमने 61,300। इसमें अब मैं क्या ऐड करूंगा जी? क्लोजिंग इन्वेंट्री ऐड करूंगा और ओपनिंग इन्वेंट्री लेस करूंगा। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आप देखिएगा कितनी आ रही है, 15,000, और ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे पास आ रही है 17,000। तो अल्टीमेटली 2,000 और माइनस हुआ, तो परचेज आ गई मेरे पास 59,300। अब इस परचेज में हमें मेंशन नहीं किया क्वेश्चन में कि कितनी कैश है और कितनी परचेज है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, सवाल ये है कि ये जो परचेज रिटर्न मैंने यहाँ लिखी है, क्या वो इसमें से सब्ट्रैक्ट हुई है या नहीं। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर उसने मेंशन नहीं है तो आप इसको अज्यूम कर सकते हैं कि इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, ये भी कर सकते हैं कि इंक्लूड है। वैसे नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि जो परचेज रिटर्न है उसके अंदर ये इंक्लूड होता है। आप एक मिनट कीजिएगा, मैं देखूं कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट ने किया। ओके, ये मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन किया स्टूडेंट ने कि हाउ डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड इन सीजीएस। इसको रिपीट कर दूं। देखिए, जब आप आपके बिजनेस के एसेट्स होते हैं पीपीई,
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसमें कुछ एसेट ऐसे होते हैं जो आपके फैक्ट्री से रिलेट करते हैं, चलें इस तरह लिख लें, फैक्ट्री से रिलेट करते हैं, प्रोडक्शन से रिलेट करते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी। कुछ एसेट ऐसे होते हैं जो ऑफिस से रिलेट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। कुछ एसेट ऐसे होते हैं जो सेल्स से रिलेट करते हैं, जैसे डिलीवरी व्हीकल्स। मैं एक एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे प्लांट ऑफिस के हवाले से, फर्नीचर, और सेल्स के हवाले से डिलीवरी व्हीकल, जिससे आप अपने गाड़ी से अपने गुड्स जो हैं वो डिलीवर करते हैं, सेल करते हैं, डिलीवरी व्हीकल। अब साल के एंड पे जब आप डेप्रिसिएशन निकालते हो इन अकॉर्डेंस विद IAS 16, तो डेप्रिसिएशन इस एसेट पे भी निकलेगी, इस पर भी निकलेगी, इस पर भी निकलेगी। याद रखिएगा, जो फैक्ट्री से रिलेटेड एसेट्स हैं, इसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है, दैट इज द पार्ट ऑफ CGS। ये CGS में जाएगा। जो इस पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलेगा फर्नीचर पर, ऑफिस से रिलेटेड है, इसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऐड होगा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में, एडमिन कॉस्ट में। इसी तरह डिलीवरी व्हीकल्स जो आपकी है, इसकी जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा, ये आपका जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस या सेलिंग एक्सपेंस में, सेलिंग कॉस्ट में। तो इस वजह से याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन के अंदर उसने मेंशन किया हुआ है कि ये डेप्रिसिएशन इसके अंदर इंक्लूड है, तो ये उन एसेट्स पर होती है जो फैक्ट्री से रिलेट कर रहे होते हैं। तो इस वजह से मुझे उसको पहले लेस करना पड़ेगा। ये सारी डेप्रिसिएशन लेस नहीं कर रहा मैं उस डेप्रिसिएशन को लेस कर रहा हूं जो कि फैक्ट्री से रिलेट करते हैं, जो CGS को इफेक्ट कर रहे हैं, जो वो डेप्रिसिएशन जो CGS में इंक्लूड है, राइट। अब मैं आता हूं यहाँ पर परचेज रिटर्न में। तो परचेज रिटर्न को हम लेजर में ही ले जाते हैं, जिस तरह पहले डिस्कस किया था उसी तरह करें, बाद में हम दूसरी चीज डिस्कस करेंगे, अभी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करता। अब आएगा नंबर 3। अब परचेज के अगेंस्ट मैंने कैलकुलेट करना है कैश पेड टू सप्लायर। तो मैं अकाउंट्स पेएबल का लेजर बना लेता हूं। अच्छा, जब अकाउंट्स पेएबल का लेजर बनाऊंगा तो यहां पर ओपनिंग बैलेंस हमारा आ जाएगा BD। अच्छा, ये क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखा, ओके, ये भी मैं ऐड कर देता हूं यहां पर कि अकाउंट्स पेएबल का ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस जो है वो 3700 है, और क्लोजिंग बैलेंस 4500। इसको ले लेते हैं और इससे सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। तो ओपनिंग बैलेंस आ गया 3700। उसके बाद यहां मुझे परचेज चाहिए, और परचेज में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं स्टेप नंबर 2 में। ये मैं रेफरेंस आपको बता रहा हूं ताकि आपके ज़हन में रही अमाउंट कहां से आई, 59,300। अब देखिए कौन कौन सी चीज आपकी फर्दर दी गई है। देखिए, ओपनिंग CGS हम ले चुके हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री भी आ चुकी, क्लोजिंग भी, डिस्काउंट रिसीव 1200, ये हमारा यहां पर है। इससे मेरा अकाउंट्स पेबल का बैलेंस डिक्लाइन हो जाएगा। ये डिस्काउंट रिसीव्ड हमने डेबिट साइड पे लिख दिया। उसके बाद कॉन्ट्रा सेटलमेंट। कॉन्ट्रा सेटलमेंट जो है, जो कि असल में अकाउंट्स रिसीवेबल के अगेंस्ट है, ये अमाउंट आ रही है 2100। अभी मैं यहाँ परचेज रिटर्न ले रहा हूं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अज्यूम करते हुए कि वो परचेज ग्रॉस थी। परचेज रिटर्न 700। ये लेकिन ये याद रखिएगा, अगर ये परचेज नेट है तो फिर परचेज रिटर्न ऑलरेडी इसमें से माइनस हो चुका है, फिर यहाँ शो करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद ऑब्वियसली जो डिफरेंस आएगा वो कैश होगा, और मैं यहाँ क्लोजिंग बैलेंस पहले लिख देता हूँ, और क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है मेरा 4500। अब पहले मैं इस साइड को टोटल करता हूँ। ये साइड ऑब्वियसली इसका टोटल ज्यादा है, ये 63,000 आ जाएगी। अब 63,000 में से मैं ये सारी अमाउंट माइनस करता हूँ। 8500 इसमें से लेस हुआ तो 72,500 आई थिंक अमाउंट बनेगा।
73,500, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर आ गई, दिस इज नॉन एज कैश। आई थिंक मैंने गलत कैलकुलेट किया, दोबारा देख लें। सर जी 54,500 है। 54,500, ओके। ये 54,500, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। 54,500 इज द बैलेंसिंग अमाउंट। ये कैश फ्लो में जब आपने लिखा था यहाँ पर कैश पेड टू सप्लायर्स पिछली शीट में, और इसमें रेफरेंस दिया था वर्किंग नंबर 2 का, तो यहां जब अमाउंट लिखेंगे 54,500 की, तो ये अमाउंट आपकी प्लस में नहीं आएगी, ये माइनस में आएगी, क्योंकि ये कैश आउटफ्लो है। अब यहां पर मैं दो अमाउंट कैलकुलेट कर चुका हूं अभी तक, जिसमें पहली अमाउंट क्या थी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, और दूसरी कैश पेड टू सप्लायर। और इसका आसान तरीका मैं बता रहा हूं, आपने इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट को माइंड में रखना है। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या होती है, सेल। हमने सेल से कैलकुलेट किया क्या चीज, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, और फिर सीजीएस से हमने कैलकुलेट किया कैश पेड टू सप्लायर। तो इनकम स्टेटमेंट में सेल में से सीजीएस लेस करते हैं, तो ऑब्वियसली यू नो दैट इट इज ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद फिर आपके एक्सपेंसेस होते हैं, जिसको आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब यहां आपको नॉलेज के लिए आपको अकाउंटिंग में एक्सपेंसेस की नेचर में समझा देता हूं। एक्सपेंसेस आप पढ़ चुके हो, एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो डायरेक्टली परचेज से रिलेट करते हैं, और ये जाते हैं सीजीएस में। इसका मतलब है कि ये जो सीजीएस हमने कैलकुलेट किए, इसमें तमाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ चुके हैं। अब रह गए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और दूसरे नंबर पे जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम कहते हैं फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, जिसको नॉन ऑपरेटिंग भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई और हो तो अदर्स में भी आ जाते हैं, लेकिन ये दो मेन होते हैं। अब ये ऑपरेटिंग चूंकि मैंने खासतौर पे डिस्कस करना है, इस वजह से मैं ये बता रहा हूं। ऑपरेटिंग के अंदर दो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, एक होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिन एंड जनरल, ये एक हेड होता है, और एक होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये दूसरा हेड होता है। तो जो ऑफिस से रिलेट करते हैं वो सारे एक्सपेंसेस इसमें शामिल होंगे, और जो सेल्स से रिलेटेड करते हैं वो सारे एक्सपेंसेस यहाँ पर शामिल होंगे। तो लिहाजा ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की डिस्कशन जो है वो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे करूंगा। और नेक्स्ट सेशन अब ये चुके 1 मिनट से कम रह चुका है, कुछ सेकंड रह गए, ये क्लोज होगा, और जैसे स्टार्ट होगा मैं अगली स्लाइड पे आ चुका हूँ। ये मैं अगली स्लाइड ओपन करता हूँ मीनवाइल।